हेलो। देखिए, आपका जूरिस्प्रूडेंस में पिछले लेक्चर में आपका हेंस केल्सन का आपका विधि का सिद्धांत बताया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को ग्रैंड नॉर्म बताया गया और भारत में भी उसको कोरिलेट किया गया था कि भारत में ग्रैंड नॉर्म क्या है, और कुछ केस भी बताए गए थे भारत में, जिसमें कि आपका गोलकनाथ का केस बताया गया था। फिर आपका बताया गया था केशवानंद भारती का केस बताया गया था। ये आपका दो केस आपका बताया गया। अब आपका हेंस केल्सन का आलोचना चलना है, यानी कि इनकी आलोचना हेराल्ड जे लास्की करते हैं। हो सकता है पूछ ले, अभी पूछा नहीं गया है कंपटीशन में। हेराल्ड जे लास्की जो हैं वह आपका हेंस केल्सन की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि केल्सन का सिद्धांत अनावश्यक का वैध है। अनावश्यक का वैध मानते हैं। वैध का मतलब ये होता है अनावश्यक का डॉक्टर कहिए या अनावश्यक का चिकित्सा करने वाला। इस प्रकार आपका केल्सन का सिद्धांत भी समाप्त हो गया। अब आइए एनालिटिकल थॉट में हम आते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा का तीसरा चरण। इसे एनालिटिकल थॉट कहा जाता है। एनालिटिकल थॉट में जो मुख्य रूप से विद्वान है वह प्रोफेसर H.L.A. हार्ट है। यानी कि एनालिटिकल थॉट में जो विद्वान है वह मुख्य रूप से कौन विद्वान है? हार्ट है। ये हार्ट महोदय इंग्लैंड के थे, ये याद करना है। ये केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। यह भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। जो मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन बनता है इन पर प्री में, वह 3 या 4 प्रकार का बनता है। पहले उसी को बताया जाए। पहला क्वेश्चन हार्ट की जो बनती है, किताब बनती है, द कंसेप्ट ऑफ लॉ। फिर एक बार देखिए, गलत ना हो। इन्होंने जो किताब लिखी वह किताब लिखी द कंसेप्ट ऑफ लॉ, यानी कि विधि की संकल्पना। और इसी किताब में इन्होंने अपने विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जहाँ तक हेंस केल्सन की बात है, आपका पिछली बार जे में 2 क्वेश्चन आया था। हेंस केल्सन महोदय ये बताते हैं कि विधि में, यानी कि आपका विधि में नैतिकता नहीं होती। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, हार्ट फूलर का विवाद, ये भी आ चुका है, गलत न हो। हार्ट महोदय और फूलर एक है, विद्वान है। तो क्वेश्चन ये बना है जे में कि हार्ट फूलर का विवाद किससे रिलेटेड है? तो लॉ एंड मोरालिटी से, यानी कि विधि और नैतिकता से हार्ट और फूलर का विवाद रिलेटेड है। हार्ट ये कहते हैं कि विधि में नैतिकता नहीं होती, जबकि फूलर कहते हैं, ये याद रखना है कंसेप्ट, फूलर महोदय कहते हैं कि विधि में कुछ न कुछ क्या होती है? मोरालिटी। अब ये जो आपका लॉ एंड मोरालिटी की बात है, तो जो प्रोफेसर H.L.A. हार्ट हैं, इनके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे
एक दिन चैप्टर उठाएंगे लॉ और मोरालिटी, और उस चैप्टर में इनके विचार, हार्ट के विचार, फूलर के विचार और इनका डिटेल में क्या कहना है, फूलर क्या कहना है, फूलर महोदय का, वो बताया जाएगा अलग चैप्टर में। यहाँ थोड़ा दायरा सीमित हम कर दे रहे हैं, आगे इसको हम बताएंगे। अब आइए, एनालिटिकल विचारधारा समाप्त होती हैं। अब हमें जो विचारधारा पढ़नी है, सोशियलिस्ट थ्योरी या समाजशास्त्रीय विचारधारा, ये चौथी विचारधारा हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका कह सकते हैं कि ये चौथी विचारधारा ही थोड़ा बड़ा होगी, और इसके बाद छोटे छोटे जूरिस्प्रूडेंस में प्रावधान थोड़ा आएंगे। देखिए, आपका एक कंसेप्ट बनाइए, फिर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे पहले जो उत्पन्न होती है वह प्राकृतिक विचारधारा उत्पन्न होती है, और इसका जो जन्म होता है यूनान में होता है। यानी कि प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ होता है? यूनान में। नेचुरल स्कूल कल्पना पर आधारित होती हैं और ईश्वरीय विधि को मान्यता देती हैं। लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में इस विधि का विरोध होता है, और आपका विश्व में दो पैरल विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। वह विचार देखिए, यानी कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसका जन्म कहाँ होता है? इंग्लैंड में, और जिसके फादर किसको माना जाता है? जॉन ऑस्टिन को। दूसरी विचारधारा जन्म लेती है आपका हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ, और इसके फादर कौन थे? तो इसके पिता सेवनी माने जाते हैं। कौन थे? सेवनी। यही क्रम से बढ़ना है आगे। एनालिटिकल विचारधारा ये मानती है कि विधि न्यायालयों द्वारा या सावरेन द्वारा जानबूझकर बनाई जाती है, जबकि हिस्टोरिकल स्कूल का ये मानना है कि विधि तो समाज में पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। अब आइए, इतिहास थोड़ा देखना पड़ेगा आपका। 19वीं शताब्दी के अंतिम काल और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, ये हमें काल देखना है। लेकिन पहले ये क्रम पूरा कर लिया जाए, तब इतिहास से चला जाए। ये जो नई विचारधारा समाजशास्त्रीय या क्रियाशील विचारधारा जिसे कहा जाता है, यह विचारधारा ऐतिहासिक विचारधारा और एनालिटिकल का मॉडिफाई रूप है, यानी कि परिमार्जित रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्लेषणात्मक विचारधारा में थोड़ा सुधार किया गया, और कुछ ऐतिहासिक विचारधारा में सुधार किया गया, और एक नई विचारधारा जन्म ली। कौन सी? समाजशास्त्री। तो समाजशास्त्री विचारधारा किसका मॉडिफाई रूप है, किसका परिमार्जित रूप है? पूछ ले तो क्या बताएंगे? आपका विश्लेषणात्मक की, ऐतिहासिक की, दोनों। तो आपका क्या जवाब रहेगा? दोनों का। अब आपका एक इतिहास लेकर चलना है। देखिए, इतिहास हम बता रहे हैं। इतिहास 19वीं शताब्दी के अंतिम काल और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में समाज में तमाम परिवर्तन या चेंजिंग परिलक्षित हुए। अब क्या क्या चेंज हुआ, ये हमें देखना है।
सबसे पहला चेंजिंग ये हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। ध्यान से समझिए, जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर आपका नए नए विज्ञान के आविष्कार होते हैं, नए नए उद्योग धंधे लगते हैं और ज़्यादातर लोग अब गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाज का विकास इस काल में तेजी से होता है। इसी बीच एक और बात आई कि जो राज्यों का दर्शन था, फिलासफी थी, उसमें भी बदलाव देखने को मिला। तो अभी हमने पुलिस एक्ट में भी बताया था, उत्तराखंड पढ़ाते समय उत्तराखंड का, कि पहले जो स्टेट थे वह पुलिस स्टेट थे। पुलिस स्टेट में राज्य का कार्य केवल व्यवस्था कायम रखना होता है और शासन कायम रखना होता है। जनता के कल्याण से, वेलफेयर से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता। तो इसी बीच राज्यों के दर्शन में परिवर्तन आया और राज्य अब पुलिस स्टेट से कन्वर्ट होने लगे किस स्टेट में? वेलफेयर स्टेट में। अतः भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वेलफेयर स्टेट या जन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कंसेप्ट समाहित किया गया है। ये परिवर्तन हुए। तब जो विधिशास्त्री थे उनके विचारों में भी बदलाव आया और बदलाव ये आया कि चाहे कानून संप्रभु ने बनाया हो और चाहे कानून समाज ने बनाया हो, अब ये विद्वान समाज को लेकर चलने लगे और ये मानने लगे कि विधि एक साधन है और समाज साध्य है। विधि का निर्माण ही इसलिए होता है कि जो समाज में व्यक्तियों के हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उन हितों में सामंजस्य बैठाया जाए। अर्थात विधि एक साधन है और साध्य समाज है। विधि समाज के लिए बनी है और कानून द्वारा समाज में सुधार किया जाता है। इसीलिए विद्वान जो थे अब कानून का परीक्षण जो करते थे संप्रभु के आधार पर नहीं और प्रथा के आधार पर नहीं, किस आधार पर? सोसाइटी, कि वह कानून सोसाइटी में कितना असर कर रहा है। अगर असर नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में उसमें सुधार किया जाए ताकि कानून समाज को कानून द्वारा संचालित किया जाए और समाज को अधिक से अधिक लाभ हो। ऐसी दशा में इस आपका, चूँकि यह जो विचारधारा है ये हितों पर आधारित है, इंटरेस्ट पर आधारित है, अतः इस विचारधारा को हितों का विधिशास्त्र भी कभी काल कहा जाता है, जुरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, या एक्टिव लॉ या एक्टिव स्कूल भी कहा जाता है। क्रियाशील विचारधारा। अब क्रियाशील क्यों कहा जाता है ये समझिए। इस विचारधारा को पैटन महोदय ने क्रियाशील विचारधारा कहा है। अब क्यों कहा है इस पर आया जाए। यह विचारधारा ये मानती है कि केवल कानून बना देने से समाज में सुधार नहीं हो जाता। कानून बनाया जाए और तत्पश्चात उस कानून को समाज में अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए। अगर उस कानून के अनुसार लोग आचरण नहीं दर्शा रहे हैं
तो उनकी कमियों को खोजा जाए कानून की, और कानून में ऐसा बदलाव लाया जाए ताकि वो समाज में एक्टिव हो सके। इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं, और वह उदाहरण आपका डावरी एक्ट का देख सकते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डावरी प्रोविशन एक्ट 1961 का देख सकते हैं। देखिए इसका उदाहरण अच्छे से। दहेज लेना और देना दोनों को डावरी एक्ट के तहत ऑफेंस माना गया है। लेकिन समस्या ये है कि कानून तो बन गया, तो क्या ये कानून समाज में लागू हो रहा है, एक्टिव है कि नहीं? तो ये कानून समाज में लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज भी ये जो दहेज जैसे दानव हैं आज भी समाज में प्रचलित है, और लगभग 99% विवाह दहेज लेकर देकर ही किए जाते हैं। तो सोशलिस्ट स्कूल वाले ये कहते हैं कि आखिर ये कानून समाज में क्यों नहीं लागू है। इसका आप रीजन खोजिए और कानून में बदलाव लाइए, ताकि ये समाज में क्या हो सके, लागू, एक्टिव हो सके। इसीलिए पैटन महोदय ने इस विचारधारा को क्या कहा है, क्रियाशील विचारधारा कहा है। तत्पश्चात एक और बात सामान्य बातों में आपको पढ़नी है। यह विचारधारा लोगों की स्वतंत्रता पर भी जोर देती है, और ये बताती है कि जो जनता है वह राज्य या समाज से कुछ आशा करती है। अब क्या क्या आशा करती है कि जनता ये चाहती है कि राज्य हमें सहयोग करे। अब कौन कौन सा सहयोग करे ये तो हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य है कि वह जनता ने जो कमाया है उसको छीने न, और बुढ़ापे में सहयोग करे जनता का। इसके बाद आपदा आ गई तो जनता का सहयोग करे। और आप वर्तमान में भारत में हम जोड़कर बिल्कुल पढ़ेंगे रास्को पाउंड का सिद्धांत, जहाँ की वर्तमान समय में आप देखिए तमाम लाखों लोग मर गए इस महामारी में, और राज्य एक पैसा मुआवजा नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और कहा कि मुआवजा देना होगा। लेकिन राज्य का जो समाजशास्त्री विचारक हैं वो बताएंगे कि राज्य का ये कर्तव्य है कि आपदा में लोगों की क्या करे, सहायता। ये नहीं कि भाग जाए और मुँह, तो आपदा में सहायता करे। तो देख ही रहे हैं वर्तमान में हर एक चीज़ की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और सरकार का कहना है कि आपदा से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़े, तभी तो पैसा आएगा और जनता का हम क्या करेंगे, विकास। तर्क है सरकार के प्राधिकारियों का। आगे हम बताएंगे। तीसरा पहलू ये आपको देखना है, यहाँ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपका सोशल इंजीनियरिंग क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सामाजिक यांत्रिकी या सामाजिक अभियांत्रिकी। तो रास्को पाउंड ये बताते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिए हैं, और इस सिद्धांत को भी 2 मिनट शुरुआती दौर में जानना जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि समाज में तमाम प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट का मतलब भी मैं बताऊंगा। हित का मतलब हुआ डिमांड या डिजायर, यानी कि मांग हो गई, इच्छा हो गई इत्यादि, ये किसमें समाहित हैं, हित में। तो व्यक्तियों के समाज में हित होते हैं, और यह लाजमी है कि हितों में टकराव हो।
और हमेशा हितों में टकराव होता रहता है, तो समाजशास्त्री ये बताते हैं कि कानून ऐसा बनाया जाए जो हितों में टकराव को रोके और समाज में अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। इस पर हम दो उदाहरण आपको बताएंगे जो इंटरव्यू में भी एक पूछा गया था। एक उदाहरण आपका इंटरव्यू में ये पूछा गया था यूपी जे के कि रास्को पाउंड के सोशल इंजीनियरिंग और मायावती जी के सोशल इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। तो आपका रास्को पाउंड का हमने बता ही दिया। मायावती जी ने भी एक बार सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेला था, वह सफल भी रहा। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम इन तीनों को आपस में मिला दिया, ये लोग वोट दिए तो ये सत्ता पाली। लेकिन फिर आपका अगली बार ये सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड नहीं चल पाया। वर्तमान में 2022 में यूपी में चुनाव होना है और आप देख सकते हैं कि हर एक दल अब किसकी ओर ध्यान दे रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की ओर। यानी कि आपका सपा चाह रहे हैं कि यादव, कुछ ओबीसी, मुस्लिम और ब्राह्मण क्या हो, मिल जाए। भाजपा कुछ नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा। अब बसपा चाह रहे हैं कि जो 5% ब्राह्मण हैं उसको लग रहा है, भाई हमारा कहना नहीं है, अगर ये हमें वोट दे दें तो फिर से मैं सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। अब सपना कहाँ तक सही होगा, किसका सही होगा, ये तो 2022 बताएगा, हम कैसे बता दें। ये सोशल। दूसरा जो आपका सोशल इंजीनियरिंग का जो आपका कंसेप्ट बन रहा है, इस समय पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, वह मोदी जी का पूछा जा रहा है और वह आपका शुद्ध रूप से SC/ST एक्ट और सवर्णों को लेकर पूछा जा रहा है। इसमें देखिए हुआ क्या, एक काशी राव का केस आया और काशी राव के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले प्रारंभिक संतुष्टि कर ले पुलिस, तब गिरफ्तार करे और अग्रिम जमानत भी दी जाएगी, ये कहा काशीराव के केस में। तत्पश्चात जो SC/ST के लोग थे वह आंदोलन शुरू किए कि इस मने नियम को बदला जाए और संसद ने अध्यादेश राष्ट्रपति से जारी मने संसद ने इस कानून को बदला और SC/ST एक्ट का सेक्शन 18A जोड़ा गया, 18A जोड़ा गया। अब इसके कारण सवर्ण नाराज हो गए तो मोदी जी ने एक चाल चली, इसी को कहा जाता है ट्रम्प कार्ड, इसको तुरूप का पत्ता कहा जाता है। और 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे सवर्णों में, उनको रिजर्वेशन दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, तो दोनों खुश, यानी कि ये भी खुश और वो भी, और दोनों का वोट क्या किए, बटोर लिए। इसी को कहा जाता है शुद्ध रूप से सोशल इंजीनियरिंग। दो उदाहरण अच्छे से याद रखिए। अब आइए आगे बढ़ा जाए। जो समाज शास्त्रीय विचारधारा आपका उदारवादी विचारधारा है, और ये एक और लाइन जानना है शुरुआती दौर में, ये विचारधारा कैदियों के मानवाधिकार, अभियुक्तों के मानवाधिकार या मृत्युदंड का विरोध करेगी। तो पूछा गया है आपका यूपीजे में पिछली बार ही, जब हम दंड के सिद्धांत बताएंगे, तो कौन सा स्कूल मृत्युदंड का विरोध करता है, तो समाजशास्त्री वाले। और अगर दंड के सिद्धांत में देखा जाए तो जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, पूछा गया था पिछली बार जे में, सुधारात्मक विचारधारा है या दंड का
आपका सुधारात्मक जो सिद्धांत है वह मृत्युदंड का क्या करता है, विरोध। तो इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे जोड़कर। मानवाधिकार का रक्षक ये स्कूल है, समाज के हितों को लेकर चलता है। अब इसके जो फादर हैं, पिता जरूर याद करके जाइएगा, रूडोल्फ वान इहरिंग। रूडोल्फ वान इहरिंग समाजशास्त्री विचारधारा के पिता माने जाते हैं और ये जर्मनी के थे। भाई याद रखिए कहाँ के थे, जर्मनी के। नाम क्या है, रूडोल्फ वान इहरिंग। समाजशास्त्री विचारधारा में आपका विद्वानों ने कुछ सिद्धांत दिया है। पहले उन सिद्धांतों पर चर्चा कर ली जाए और तब एक एक विद्वानों को हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि सिद्धांतों से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बन ही जाता है, आप जाकर देख सकते हैं। पहला हम सिद्धांत देखते हैं, हितों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये दे कि हितों का सिद्धांत किसने दिया, तो आप मारिएगा रूडोल्फ वान इहरिंग, लिख लीजिए इसको। हितों का सिद्धांत किसने दिया, तो रूडोल्फ वान इहरिंग। यही क्वेश्चन थोड़ा अगर घुमाकर पूछ ले कि हितों की वाइड इंटरप्रिटेशन या व्यापक व्याख्या किसने की, तो रास्को पाउंड, डीन रास्को पाउंड, लिख लीजिए। हितों की व्यापक व्याख्या किसने की, तो डीन रास्को पाउंड मारकर आइएगा। इसके बाद आइए, आपका पूछा जाता है लिविंग लॉ। लिविंग लॉ भी कई बार पूछा गया है, सजीव विधि या जीवित विधि। लिविंग लॉ का सिद्धांत या जीवित विधि या जिंदा विधि का सिद्धांत किसने दिया, ई हर्लिच ने। याद रखिए, ई हर्लिच। इसके बाद सिद्धांत आपका पूछा जाता है सोशल सोलिडेरिटी। सोशल सोलिडेरिटी या सामाजिक समेकता या सामाजिक एकता या अन्योन्याश्रिता या पारस्परिक निर्भरता, इंग्लिश में सोशल सोलिडेरिटी का सिद्धांत किसने दिया, काफी पूछा जाता है। तो मारिएगा डिग्वी, डिग्वी ने दिया, डिग्वी, डिग्वी ने दिया, डिग्वी। आगे देखिए, इसके बाद जो पूछा जाता है सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत। तो सोशल सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत डीन रास्को पाउंड ने दिया। सामाजिक यांत्रिकी, डीन रास्को पाउंड, खूब पूछा गया है। इसके बाद आपका पूछा गया है प्लीजर एंड पेन का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत। सुख दुख का सिद्धांत जर्मी बेंथम ने दिया। सुख दुख का सिद्धांत जर्मी बेंथम ने दिया। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटी या उपयोगितावाद का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत आपका जर्मी बेंथम ने दिया। देखिए लास्ट में आपका एक क्वेश्चन और बताया जाए, तब डिटेल में कल से शुरू किया जाएगा इस विचारधारा को। पहले एरिया भी कवर करने। हाँ, एक और क्वेश्चन भारत में आपको जोड़कर पढ़ना है कि समाजशास्त्री विचारकों के विचार
भारत में कहाँ कहाँ संविधान में समाहित हैं, तो भाग 3 तो हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जितने ये नीति निर्देशक तत्व हैं उनका सपोर्ट कौन करेंगे? समाजशास्त्री विचार वाले। सतर्क रहना है। अप्लाई हम कराएंगे लास्ट में, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। लेकिन आपका एक बात और, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बना है कि किसने कहा कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार या राइट होता है, और वह ये होता है कि वह अपनी ड्यूटी या कर्तव्य का पालन करे। यहाँ अच्छे से सतर्क होकर चलना है। सर्वप्रथम ये बात ऑगस्ट काम्टे ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। ऑगस्ट काम्टे, यानी कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है, वह है अपने कर्तव्यों का पालन। ये वाक्य आएगा, पूछेगा किसने कहा। अब देखिए समस्या कैसे आएगी। ये सही बात है कि सर्वप्रथम इस वाक्य को ऑगस्ट काम्टे ने कहा, लेकिन इसकी व्यापक व्याख्या डिग्वी ने प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की? डिग्वी ने। अब अगर ऑगस्ट काम्टे और डिग्वी में से कोई, दोनों में से अगर एक कोई दिया हो तब कोई समस्या नहीं है। ऑगस्ट काम्टे रहेगा तो वो मारेंगे, ऑप्शन में क्या रहेगा? डिग्वी, वो मारेंगे। लेकिन यूपी जो है दोनों एक साथ दे दिया, यानी कि ऑगस्ट काम्टे भी ऑप्शन में एक दिया और एक ऑप्शन में डिग्वी भी दिया। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि किसको सही माना जाए, क्योंकि कहे तो क्या है? दोनों। तो जो आयोग ने साल्व निकाला उसमें डिग्वी माना। अब क्यों डिग्वी माना? क्योंकि डिग्वी ये बात बार बार और जोर देकर कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास केवल एक राइट है, अपनी ड्यूटी का वो क्या करे? पालन करे, और अधिकार की मांग न करे। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अगर दोनों में से एक चुनना हो, ऑगस्ट काम्टे और डिग्वी में से, तो आप डिग्वी मार कर आइए। ये हम अपने मन से नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए साल्व के आधार पर हम बता रहे हैं। आपका अगला क्लास आपका कल जूरिस्प्रूडेंस को, समाजशास्त्री विचारधारा को शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।